नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। आज आपको भारत की बात बताता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको बताते हैं आज आपके लिए क्या है खास। सबसे पहले आज की पहली बड़ी खबर है यूपी में बुलडोजर हिसाब। आपको बताऊंगा उत्तर प्रदेश के मेरठ में 22 दुकानों के कॉम्प्लेक्स पर आखिर क्यों चला योगी का बुलडोजर। साथ ही आपको बताऊंगा कि आखिर यूपी में कहां एक लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई, उसके बाद 24 घंटे से कम वक्त में कैसे योगी की पुलिस ने हिसाब बराबर कर दिया। अगली बड़ी खबर देखेंगे जंग से पहले कैसे पाकिस्तान ने हथियार डाल दिए। एक तरफ कतर के बाद तुर्की में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है कि जंग रुक जाए, लेकिन अफगानिस्तान कैसे जंग की बड़ी तैयारी कर रहा है। टीटीपी पाकिस्तान में घुसकर मार रहा है और पाकिस्तान के मंत्री कह रहे हैं अब जंग ही विकल्प बचा है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अगली बड़ी खबर बात करेंगे पाक के परमाणु की पोल खुल गई है। पाकिस्तान अपने परमाणु बम को लेकर गीदड़ भभकी देता है। बड़ी खबर यह है एक सीआईए के पूर्व अधिकारी ने बड़ा खुलासा किया है कि पाकिस्तान के परमाणु बम की चाबी अमेरिका के पास थी। कैसे पाकिस्तान के न्यूक्लियर की कमान अमेरिका तक पहुंच गई, और साथ ही बताऊंगा सीआईए के अधिकारी ने बताया कैसे ओसामा बिन लादेन बुर्का नकाब पहनकर अफगानिस्तान से पाकिस्तान भागा था। अगली बड़ी खबर मुस्लिम सीएम पर घमासान। तेजस्वी यादव सीएम कैंडिडेट होंगे, इस पर मोहर लग गई, लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं और चिराग पासवान ने हमला किया कि उनके पिता ने लालू यादव को यह ऑफर दिया था कि बिहार में मुसलमान मुख्यमंत्री बनाओ, लेकिन तब लालू इसके लिए तैयार नहीं हुए। इसके बाद चिराग पासवान के हमले के बाद तेजस्वी और आरजेडी घिर गई है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक पर दावा आरजेडी करती है। साथ ही आपको बताऊंगा तेजस्वी के नायक के पोस्टर लगे तो तेज प्रताप ने क्या कहा और किसने कहा तेजस्वी नायक नहीं खलनायक है। अगली बड़ी खबर वेनेजुएला पर हमला करेंगे ट्रंप। एक तरफ ट्रंप दुनिया में यह दावा कर रहे हैं कि जंग वही रुकवा रहे हैं, दुनिया में शांति वही ला रहे हैं, तो आखिर अब वेनेजुएला पर हमला करने की तैयारी क्यों कर रहे हैं ट्रंप? क्यों अपने सबसे बड़ा युद्धपोत रवाना कर दिया है और 5000 मिसाइलें तैनात कर दी हैं? बताएंगे आपको वेनेजुएला ने कितनी तैयारी करी है। इन तमाम खबरों पर करेंगे बात। शुरू करें, आइए उससे पहले आपको दिखाते हैं हेडलाइंस। दो दिन के दिल्ली दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। लखनऊ में भीड़ ने पुलिस टीम पर कर दिया अटैक, आरोपी को छोड़ने पर हुआ बवाल, दरोगा समेत 7 पुलिस वाले घायल, 9 आरोपी हिरासत में लिए गए। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर एक्शन, 30 साल पुराने कमर्शियल कॉम्प्लेक्स पर हुई कार्रवाई। इंदौर में ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटरों से छेड़छाड़ करने वाला आरोपी अकील गिरफ्तार, बीसीसीआई ने घटना की निंदा की। यूपी के अलीगढ़ में आई लव मोहम्मद पर फिर हुआ बवाल, मंदिर की दीवारों पर लिखा नारा, करनी सेना ने एक्शन की मांग की। बिहार के खगड़िया में गरजे अमित शाह, आरजेडी पर साधा निशाना, कहा लालू की सरकार आई तो फिर आएगा जंगल राज, एनडीए की सरकार आई तो विकसित बिहार। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, कहा बिहार में एनडीए की लहर है, जीत तय। पाकिस्तान पर पूर्व सीआईए अधिकारी का चौंकाने वाला खुलासा, कहा परवेज मुशर्रफ के दौर में अमेरिका के कंट्रोल में थे पाक के परमाणु हथियार। आज नहाय खाए के 7 महापर्व छठ की शुरुआत हुई है। सोमवार को डूबते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ, 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखेंगे भक्त। अजमेर के पुष्कर मेले में 1 करोड़ की घोड़ी नगीना को देखने के लिए उमड़ी भीड़, 8 लोगों की टीम करती है देखभाल। दिल्ली में 2 जगहों पर बदमाशों के खिलाफ पुलिस का एक्शन, महरौली में हथियार सप्लायर गिरफ्तार हुआ है, नांगलोई में भी 3 पकड़े गए। वेनेजुएला पर बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका, ड्रग्स के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं ट्रंप। वेनेजुएला ने भी 5000 मिसाइलें तैनात की। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे वनडे में 9 विकेट से हराया। रोहित शर्मा का शानदार शतक, कोहली ने भी जमाई हाफ सेंचुरी, रोहित बने प्लेयर ऑफ द सीरीज। एनडीटीवी गुड टाइम्स कल लेकर आ रहा है डल झील से स्पेशल प्रोग्राम। सोनू निगम के कॉन्सर्ट की कश्मीर घाटी में धूम है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुभकामनाएं दी, कहा समारोह से कश्मीर में बढ़ेगा पर्यटन। नहीं रहे मशहूर अभिनेता सतीश शाह, 74 साल की उम्र में मुंबई में निधन।
100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। कल होगा अंतिम संस्कार। और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है इंसाफ का योगी मॉडल। योगी आदित्यनाथ 3 दिन के दिल्ली दौरे पर है। आज देखिए जेवर पहुंचे थे। देश का बड़ा एयरपोर्ट जेवर तैयार हो रहा है और एयरपोर्ट देखने के लिए योगी पहुंचे। जेवर एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल इसी महीने के आखिर में पहुंचने वाले जेवर एयरपोर्ट उद्घाटन करने के लिए उससे पहले निरीक्षण करने खुद योगी आदित्यनाथ पहुंचे। और आइए अब बारी है योगी के इंसाफ की। उत्तर प्रदेश के झांसी में देखिए जरा क्या किया। बाइक सवारों ने लड़की के साथ छेड़छाड़ की। ये छेड़छाड़ करने वाला ये भूल गया ये हरकत उत्तर प्रदेश में कर रहा है। झांसी की तस्वीर है। बाइक पर दोनों आ रहे हैं। गली है सुनसान। 2 लड़कियां खड़ी हैं। वो छेड़छाड़ करता है। लड़की का फोन गिर जाता है और लड़का फरार हो जाता है। अब देखिए इस हरकत के बाद इनका इलाज भी हो गया है। पुलिस ने दुरुस्त कर दिया है पूरी तरह से और अब माफी मांग रहे हैं। अब ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। गलती नहीं होगी। सारी गलती का सम्मान करना। आज नहीं करी गलती। कभी भी नहीं करनी ऐसी गलती। आज तक कभी भी कुछ भी नहीं करेंगे। आज को ऐसी गलती नहीं होगी। सारी लड़के मेरी बहन है। आज को ऐसी गलती नहीं होगी। सारी लड़की का सम्मान करना। आज अब माफी मांग रहे हैं। हाथ जोड़कर कह रहे हैं सारी लड़कियां हमारी बहन हैं। अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। कभी भी नहीं करनी ऐसी गलती। सारी लड़कियां हमारी गलती। आज कभी भी कुछ भी नहीं करेंगे। आज को ऐसी गलती नहीं होगी। सारी लड़के मेरी बहन है। आज को अब जिंदगी भर याद रखेंगे कि आखिर क्या हश्र हुआ था ये करने के बाद। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। ये छेड़छाड़ की तस्वीर और उसके बाद पक्का इलाज। अब देखिए एक और इलाज की बुलडोजर इलाज। आज बुलडोजर पहुंचा उत्तर प्रदेश के मेरठ में 22 दुकानें गिरानी थी। और बुलडोजर के पहुंचने से पहले ही पुलिस पहुंच चुकी थी क्योंकि पुलिस ने कानून व्यवस्था भी देखनी थी। इसलिए दुकानें खाली कराई गई। पहले से नोटिस दिया जा चुका था दुकानें खाली करने का। और उसके बाद बुलडोजर चलना शुरू हुआ इस कॉम्प्लेक्स पर। ये कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं। अच्छा खासा बड़ा कॉम्प्लेक्स। 22 दुकानें इस कॉम्प्लेक्स में थी। बड़े कॉम्प्लेक्स को गिराने के लिए पोकलेन मशीन लगाई गई थी।
दूसरी तरफ जब बुलडोजर चल रहा था, देखिए जरा आसपास के स्थानीय लोग, बड़ा जमघट था क्योंकि आसपास मार्केट भी है। ये सारी भीड़ बुलडोजर एक्शन देखने के लिए पहुंची थी। सब अपने मोबाइल कैमरों से वीडियो बना रहे थे, लेकिन इसकी दूसरी तरफ देखिए जिनकी दुकानें हैं वो रो रहे थे, वो बिलख रहे थे, वो कह रहे थे सालों से उनकी दुकानें इस कॉम्प्लेक्स में। देख लीजिए, दो बात तो जो है कितना नुकसान होता है उसे भी सहन करते हैं, बर्दाश्त करते हैं। नौकरी नहीं मिली तब जब मैं करूँगा अपनी दुकान जब मैं दुकान पर अपनी नौकरी मिल जाती तो हमारी ईमानदारी का बताओ। हमने ईमानदारी से काम करा, हमने चोरी नहीं की। अभी तो हमारे बच्चे भी छोटे छोटे होता है, इन बच्चों को क्या करें? हिंदुस्तान का बंटवारा हमसे गलती अगर हो रही है तो गलतियां आप लोगों ने भी करी है। आपने क्यों बेनामे करे इसके? मत करते बेनामे, ना से भी दिए कमर्शियल, हमें कनेक्शन भी मिले। 71 साल की मेरी उम्र है सर, मैं क्या कहाँ जाएंगे हम लोग, कैसे दे? मैं एक इंसान के नाते मेरी सबके साथ भावना है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। भगवान देखते सकते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं कौन से घर में उम्र ऐसी होगी। बुलडोजर चल गया और एक एक कर कई दुकानों को ध्वस्त कर गया। सालों की मेहनत सेकंडों में स्वाहा हो गई तो दुकानदारों का दिल भराया, आंसू छलक पड़े। कईयों ने दबी जुबान में सवाल पूछे, कईयों ने खुली जुबान से पूछा आखिर उनका कसूर क्या था। क्या कसूर था हमारी ईमानदारी का बताओ। हमने ईमानदारी से काम करा, हमने चोरी नहीं की। अभी तो हमारे बच्चे भी छोटे छोटे होता है, इन बच्चों को क्या करें? भले ही वो कॉम्प्लेक्स अवैध था, लेकिन राकेश मदान और अश्विनी कुमार की रोजी रोटी तो वैध थी। डॉक्टर संजय गोयल, डॉक्टर निशी गोयल अपने क्लिनिक से जिस सपने को पूरा कर रहे थे वो तो वैध था। उम्र ऐसी होगी, अब क्या करेंगे? क्या बेईमानी करें, क्या करें, किसके आगे रोक? अब देखिए आपको बताऊं, लोगों का गुस्सा भी है, लोगों की आंखों में आंसू भी है, लेकिन बुलडोजर क्यों चला? मेरठ में 35 साल पुराने कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन की ओर से कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रही है। एक्शन के लिए बुलडोजर को देख दुकानदार फूट फूट कर रोने लगे। कार्रवाई के लिए आवास विकास के 100 लोगों की टीम मौजूद रही। एक्शन के दौरान पुख्ता सुरक्षा की गई, 220 पुलिस वाले मौजूद रहे। एटीएस के ड्रोन से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। यह कॉम्प्लेक्स दरअसल 288 वर्ग मीटर में बना है, इसमें 22 दुकानें। यह जमीन काजीपुर के वीर सिंह को आवास के लिए आवंटित की गई थी, लेकिन 1990 में यह अवैध रूप से कॉम्प्लेक्स बना दिया गया। यहां आवास बनना था लेकिन कॉम्प्लेक्स बना दिया गया। यह कॉम्प्लेक्स विनोद अरोड़ा नाम के शख्स ने बनवाया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने इसे ध्वस्त करने के आदेश दिए। दिसंबर 2024 में कोर्ट ने इसे 3 महीने में खाली करने को कहा। आवास विकास परिषद के 45 अफसरों के खिलाफ भी केस किया गया है। आइए इसके बाद आपको सुनवाता हूं जिनकी यहां दुकानें थी, उन्हें सुनिए वो क्या कह रहे हैं। सभी अपने अपने लेवल पर जैसे जिसकी भी संपत्ति छोटी बड़ी सब परेशान है। केवल मैं नहीं, एक आदमी जाहिर हो रहा है, एक आदमी जाहिर नहीं कर पा रहा, अपने मन में घुट रहा है, बस परेशान सब है। रोजगार चला जाएगा, वो क्या करेगा? कैसे अपनी जीविका चलाएगा? वो पूरी जिंदगी भर के एक एक पैसा आदमी लगा के तो कोई प्रॉपर्टी खरीदता है। हाँ। अब मिनटों में तुम उसे खत्म कर दोगे, वो क्या करेगा? संपत्ति बचती है, रोजगार बचता है, कुछ तो बचे अपना। मैं 91 से यहाँ पे दुकान करता हूँ, लेकिन आज बिल्कुल जीरो हो गया, कुछ नहीं बचा हमारे पास। आज हम सड़क पे आ गया, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। ये नहीं खोली जा रही, सब पूरे मेरठ में गम है इस बात का। अगर ये रेजिडेंशियल का प्लॉट था तो इस पे कॉमर्शियल के बेनामे क्यों हुए? कॉमर्शियल के बिजली के कनेक्शन क्यों दिए? हमारे सील लगा दी जाती पहले ही, ना हम दुकानें खरीदते ना हमारे कुछ वो करते। तो ये कोई तरीका नहीं है। अब देखिए लोगों का गुस्सा अपनी जगह है, लेकिन बुलडोजर जहां चला कुछ बुनियादी सवाल हैं उन पर। अवैध निर्माण के वक्त ही उसे रोकने की कोशिश आकर क्यों नहीं होती? एक सवाल सबके जहन में, जब ये घर बन रहे थे, जब ये कॉम्प्लेक्स बन रहे थे, तो अफसर अधिकारी क्या कर रहे थे, तब क्यों बनने दिए? अवैध निर्माण की खबर अफसरों को होती नहीं या वो आंखें मूंद लेते हैं? अवैध निर्माण का खामियाजा सिर्फ आम आदमी ही क्यों भुगतता है? जिन अफसरों ने आंखें मूंदे रखा उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए।
कि अगर 30 साल पहले कौन सा अधिकारी था, कौन सीईओ था जिसके दौर में यह निर्माण अवैध होता रहा, बिल्डर, भूमाफिया और अफसरशाही का नेटवर्क खत्म क्यों नहीं होता है? और जैसे ही कोई अपने घर के बाहर दीवार उठाता है, सेवा पानी भी वो आम आदमी दे और फिर कार्रवाई भी बाद में वही झेले। सुनिए जरा प्रशासन क्या कुछ कह रहा है इस एक्शन के बाद। सभी सेंसिटिव पॉइंट्स को चिन्हित करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को वहां बैरिकेड के साथ साथ फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है। पुलिस के जो अन्य इंस्टॉलेशंस हैं जैसे कि पीएसी, फायर ब्रिगेड, वो सब भी यहाँ पर डिप्लॉयड है। इसके अलावा सर्विलेंस और कैमरा के थ्रू और ड्रोन्स के थ्रू सर्विलेंस भी किया जा रहा है। पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पे कड़ी कार्रवाई होगी। अच्छा, कितनी दुकानें हैं सर इसमें? 21 दुकान। अच्छा, 21 दुकानें, उनको सबको ध्वस्त किया जाए। और आइए आपको बताता हूं उत्तर प्रदेश में महिला अपराध पर कैसे इंसाफ हो रहा है। तस्वीर जो शुरू में मैंने आपको दिखाई वो बताता है कि अगर यूपी में लड़की के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो आपको बड़ी सजा मिलेगी। ये बाइक सवार है, इन्होंने छेड़छाड़ की। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, इनका इलाज हुआ और इस इलाज से हो क्या रहा है कि यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध की संख्या में कमी आ रही है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, इस तरह के हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं से तस्वीरें सामने आ रही हैं, हर किसी ना किसी शहर से, किसी ना किसी कस्बे से, कि पुलिस तुरंत एक्शन ले रही है 24 घंटे के अंदर। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ इस तरह के अपराधी छेड़छाड़ करने से पहले 1000 बार सोचते हैं। 3 हफ्ते पहले एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के बारे में बताऊं, क्राइम इन इंडिया 2023 रिपोर्ट सामने आई है। इसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट, अपराध का दर लगातार गिर रही है। यूपी में अपराधों की संख्या 25% की गिरावट हुई है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में यूपी बहुत नीचे, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा इस लिस्ट में टॉप पर है। वहीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यूपी 17वें नंबर पर है। यूपी में घरेलू हिंसा और दहेज जैसे केसों पर तुरंत कार्रवाई होती है। 2023 में महिला अपराध में जितनी भी चार्जशीट दाखिल हुई है, उसमें 77% के साथ सबसे आगे यूपी रहा है और उन सभी मामलों में पुलिस ने एक्शन भी लिया है। एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में सांप्रदायिक दंगों की संख्या 0 है। साथ ही यूपी में अपराध दर राष्ट्रीय औसत से 1/4 कम है। सीएम योगी भी बार बार बदमाशों को चिता चुके हैं कि अगर अपराध करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे। अब इसको दूसरे राज्य भी फॉलो कर रहे हैं, योगी मॉडल को। नजीर देखिए, भारत में महिला विश्व कप हो रहा है और ऑस्ट्रेलिया आज इंदौर में मैच खेल रही थी, मैच जीत भी गई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो महिला खिलाड़ी हैं, उन महिला खिलाड़ियों के साथ एक शख्स ने छेड़छाड़ कर दी। अगली तस्वीर देखिए, यह अकील, इसने छेड़छाड़ करके फरार हो गया और यकीन मानिए कुछ घंटों के अंदर अकील का इलाज हो गया। अगली तस्वीर देखिए, यह अकील छेड़छाड़ करने वाले। तो योगी मॉडल हर राज्य में चल रहा है और हर राज्य में उसे स्वीकार भी किया जा रहा है। यही अकील है जिसने ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर्स के साथ छेड़छाड़ की थी। अब अपने पैरों पर चलना मुश्किल है। देखिए, उल्टे पैर में भी प्लास्टर है, सीधे पैर में प्लास्टर और उल्टे हाथ में प्लास्टर है। Very intensive strategic operation has been launched by the Indore Police Commissariat, and that unknown vehicle person, then unknown bike person identified, and his identification as Akil Sheikh, residence of Azad Nagar. Earlier he was residing in Khajrana Thana, and approximately more than half a dozen criminal record against that person, and that criminal record are of loot, robbery, dacoity and theft. So he is arrested right now and producing before the court. और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, जंग से पहले हार गया पाकिस्तान। पाकिस्तान दरअसल तैयारी कर रहा है कि जंग रुक जाए। कतर में एक बैठक हो चुकी है, एक और बैठक आज तुर्की में हो रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, कि जंग ना हो, किसी भी हाल में अफगानिस्तान से लड़ना ना पड़े। भारत के आगे घुटने टेक चुका है। और आइए अब आपको बताऊं, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है। पाकिस्तान जिन परमाणु बमों पर हेकड़ी दिखाता है, उनकी हालत देखिए क्या है। जो पाकिस्तान बार बार परमाणु बम की धमकी देता है, असल में उसके हाथ में परमाणु हथियारों का कंट्रोल ही नहीं।
अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व अफसर ने इसका खुलासा किया है। CIA के पूर्व अधिकारी जॉन किरियाकू ने दावा किया कि पाक के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को अमेरिका ने खरीद लिया था। इसका मतलब यह है कि अमेरिका ने पाक को लाखों की फंडिंग दी और उसके बदले में मुशर्रफ ने मुल्क की चाबी अमेरिका को बेच दी। इसके तहत अमेरिका के पास पाक सेना का पूरा कंट्रोल था। पाक के परमाणु हथियारों पर भी अमेरिका का कंट्रोल था और अमेरिका जो चाहता था वो आसानी से कर सकता था। CIA अधिकारी बोले कि पहले अमेरिका पाक के रिश्ते बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि मुशर्रफ एक तरह से अमेरिका को खुली छूट दे रखी थी मुशर्रफ ने, लेकिन साथ ही उन्होंने मुशर्रफ के नापाक साजिश के बारे में भी बताया। कहा मुशर्रफ हमेशा से दोहरे खेल खेल रहे थे। उन्होंने अमेरिका को धोखे में रखा, दूसरी तरफ आतंक को पनाह देता रहा। हालांकि इस सच के सामने आने के बाद पाकिस्तान की पोल खुल गई है। इससे यह पता चलता है कि पाक भले ही परमाणु हथियार रखता हो, लेकिन उसके पास परमाणु इस्तेमाल करने की पावर नहीं है, ताकत नहीं है। पूर्व CIA अधिकारी ने आतंकी ओसामा बिन लादेन पर यह खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि ओसामा बिन लादेन महिलाओं के कपड़े पहनकर भागा। दरअसल साल 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ। उसके बाद पता चला कि हमले का मास्टरमाइंड ओसामा है। अमेरिकी एजेंसी से बचने के लिए वो अफगानिस्तान भाग गया और वहां के तोरा बोरा के पहाड़ों में जाकर छिप गया। इसके बाद जब अमेरिकी एजेंसी ने उसे घेरा तो ओसामा बिन लादेन ने आत्मसमर्पण करने की हामी भरी। उसने कहा मैं सरेंडर कर दूंगा। जैसे ही घेरा, ओसामा ने सुबह तक का वक्त मांगा ताकि महिला और बच्चे पहले निकल जाएं। अमेरिकी एजेंसियों ने आतंकी की यह शर्त मंजूर कर ली, लेकिन रात के अंधेरे में ओसामा वहां से भाग निकला। महिलाओं के कपड़े पहनकर वो ट्रक से पाकिस्तान चला गया। उसके बाद वो पाकिस्तान में अपने ठिकाने बदलता रहा। आखिरकार 10 साल बाद अमेरिकी सेना ने उसे ढेर कर दिया। 2 मई 2011 को अलकायदा सरगना मारा गया। यह भी इकलौता पाकिस्तान होगा जहां आतंकी और न्यूक्लियर साइंटिस्ट एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। और यही वजह है कि FATF ने पाकिस्तान को लताड़ लगाई है कि आतंकियों को पाल रहा है। FATF टेरर फंडिंग को मॉनिटर करती है और आतंक को पनाह देने वाले देशों को ग्रे लिस्ट में डाल देती है। अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान इस लिस्ट से बाहर हो गया था, लेकिन अब उसे FATF ने फाइनल चेतावनी दी कि ग्रे लिस्ट से बाहर होने का मतलब यह नहीं है कि पाक सुरक्षित है। उसे लगातार आतंकवाद के खिलाफ काम करना होगा, नहीं तो वापस से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाएगा। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र में भी लगातार पाकिस्तान बेइज्जत हो रहा है। पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को सबके सामने रखा। आज भी संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि P हरीश ने पाक को लताड़ा और बताया कि कैसे पाक ने कई क्षेत्रों पर कब्जा कर रखा है और आवाज उठाने वाले लोगों पर गोलियां चलवा रहा है। उन्होंने कहा पाक की हालत इतनी खराब है कि वहां की जनता हर शहर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। पाकिस्तान इस उम्मीद में है कि अफगानिस्तान से बातचीत हो जाए और उसके बाद समाधान निकले, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा तक कैसे घुस चुके हैं आतंकी, वो आप देखिए जरा। हालत क्या है मैं आपको बताऊं। पाक अफगान के बीच एक बार फिर शांति बैठक हो रही है और इस बार तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में दोनों देशों के बीच बैठक हो रही है। पाक PM शहबाज शरीफ को यह डर सता रहा है कि कहीं खैबर पख्तूनख्वा उनके हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा अफगान बॉर्डर से सटा इलाका है और उस इलाके में TTP लगातार अपनी पहुंच बढ़ा रहा है। TTP ने खैबर पख्तूनख्वा के कई चेकपोस्ट पर कब्जा कर लिया और कई पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया और बंधक बना दिया। साथ ही पाक में सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा ट्रेंड कर रहा है और कहा जा रहा है पख्तूनख्वा पाकिस्तान में नहीं है। इसी डर से पाकिस्तान चाहता है कि दोनों देशों में बात हो, लेकिन एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि शायद सीजफायर होने की संभावना कम है, क्योंकि एक हफ्ते पहले भी दोनों देशों में शांति समझौता हुआ, तब पाकिस्तान ने सीजफायर तोड़ा और अफगानिस्तान पर ताबड़तोड़ हवाई हमले कर दिए। इस हमले में अफगान क्रिकेटर समेत 14 लोगों की मौत हो गई थी। अब पाकिस्तान के मंत्री कह रहे हैं कि कभी भी जंग हो सकती है। जरा एक तरफ अफगानिस्तान मार रहा है, दूसरी तरफ बलोच मार रहे हैं और तीसरी तरफ भारतीय सीमा पर बड़ा एक्शन होने जा रहा है। त्रिशूल इससे घबराए हुए हैं। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया संयुक्त युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। अब देखिए आपको बताऊं कि भारत के त्रिशूल से कैसे डर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तानी सीमा पर भारत बड़ा सैन्य अभ्यास करने वाला है।
30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक त्रिशूल युद्ध अभ्यास होगा। इसमें भारत की थल, जल और वायु सेना तीनों शामिल होंगी। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास को लेकर भारत ने नोटम जारी किया। दरअसल नोटम एक तरह का नोटिस है जो वायुसेना के लिए जारी होता है। इसका मतलब 10 दिनों तक वो इलाका नो फ्लाई जोन होगा, मतलब उस इलाके से कोई भी उड़ान नहीं गुजरेगी। भारत के इस ऐलान से पाकिस्तान बौखला गया है, क्योंकि नोटम पाकिस्तान बॉर्डर से सटे इलाके के लिए है। त्रिशूल अभ्यास के बारे में सुनकर पाक सेना अलर्ट हो गई है। पाक ने आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को अलर्ट पर रखा है। बावलपुर रहीम यार खान वायुसेना बेस हाई अलर्ट पर है। ये वही एयरबेस हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हो गए थे। पाक नेवी को अरब सागर में गश्त बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही पाक ने सेंटर और दक्षिणी हवाई क्षेत्र का ध्यान रखा है और वहां के हवाई मार्गों पर प्रतिबंध लगा दिया है। कल ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसलमेर पहुंचे थे और जैसलमेर के लोंगेवाला बॉर्डर से पाक को चेतावनी दी थी कि ऑपरेशन सिंदूर अभी स्थगित नहीं हुआ है, सिर्फ रुका है। तो पाकिस्तान को यही डर है कि दोबारा फिर भारत उस पर कड़ी कार्रवाई कर सकता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको लिए चलता हूं बिहार की लड़ाई गब्बर तक आ गई है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने आज पहली तस्वीर देखिए, योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। योगी आदित्यनाथ दिल्ली में हैं, 3 दिन के लिए पीएम मोदी से मिले हैं और मुलाकात की और कई मुद्दों पर चर्चा की है। दूसरी तरफ अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं जो बिहार से आई है। गृह मंत्री अमित शाह बिहार में आज रैली कर रहे थे। कई जगहों पर उन्होंने रैली की और उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। एक दिलचस्प तस्वीर आई, अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। चिराग पासवान जो कभी नीतीश कुमार के खिलाफ बोला करते थे, आज मंच पर एक साथ थे और नीतीश कुमार के पांव छुए। दूसरी तरफ तेजस्वी की रैली आज खगड़िया में थी, तस्वीर देख रहे हैं। तेजस्वी अब सीएम कैंडिडेट है, जिम्मेदारी बड़ी है। चुनाव जीते तो सीएम बनेंगे और नहीं जीते तो हार का ठीकरा भी उन्हीं के सर। अगली तस्वीर देखिए, तेजस्वी के पोस्टर लगे, बड़े बड़े पोस्टर। नायक का पोस्टर लगा है। सीएम के नाम का ऐलान होने के साथ ही बिहार का नायक बनाकर पोस्टर लग गया तेजस्वी का। तेजस्वी को नायक बताया गया तो थोड़ी देर बाद नीतीश के पोस्टर भी लग गए। नीतीश जी ने बिहार को बढ़ाया है और जब बात बिहार की हो तो नीतीश कुमार की बात हो। अब देखिए पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। कैसे नीतीश कुमार का पोस्टर लगा, तेजस्वी के नायक पर हमला हुआ। आरजेडी का पोस्टर लॉन्च होते ही जेडीयू ने पलटवार किया। सोशल मीडिया हैंडल से नीतीश के 2 पोस्टर जारी किए। इस पोस्टर में नीतीश को जनता का सेवक बताया गया। पोस्टर में नीतीश को विकास का चेहरा बताया गया। नीतीश के नेतृत्व में ही अगली सरकार बनने का दावा किया गया। लेकिन तेजस्वी का जो नायक पोस्टर था, इस पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तंज कसा है। सम्राट ने लालू को बिहार का गब्बर सिंह बताया, जिसने सिर्फ बिहार की जनता को लूटा है, चारा घोटाला और जमीन के बदले नौकरी को लेकर घेरा है। पूछा तेजस्वी सिर्फ 18 महीने में करोड़पति कैसे बन गए? बिहार में नायक और खलनायक के बीच मुकाबला है। पप्पू यादव ने भी नायक पोस्टर पर तेजस्वी पर तंज कसा। कहा, मैं बिहार का बेटा हूं, सेवक हूं, मुझे नायक बनने की कोई इच्छा नहीं, मैं जनता का सेवक बनकर ही खुश हूं। सुनिए जरा, अब नायक खलनायक पर नई लड़ाई शुरू हुई बिहार में। अरे जिसका परिवार खलनायक हो, जिसके लालू प्रसाद जी बिहार के गब्बर सिंह हो और जिस व्यक्ति ने बिहार को लूटने का काम किया, बिहार की जनता के पास उदाहरण है कि लालू जी सत्ता में थे तो बेजुबान जानवरों के चारा खा गए, अलकतरा को पी गए। भारत की सरकार में रेल मंत्री रहे तो गरीबों से जमीन के बदले, नौकरी के बदले जमीन ले लिया। नायक नहीं खलनायक हैं ये, तो ये खलनायक हैं। अब कल लगाएंगे, अभी जन हटाए हैं, नायक पर आए हैं, कल खल लगा देंगे, तब फिर एक नया गाना आपको सुनाऊंगा। क्योंकि इनके पास, विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं है। जो मुद्दा विहीन हो जाता है वही ये सब काम करना शुरू करता है। सबके लोग नायक बताते हैं, हम नायक नहीं हैं। हम इस बिहार का बेटा है, सेवक है और हम बेटा ही रहेंगे, सेवक ही रहेंगे। हमें कोई नायक बनने का शौक नहीं है। जननायक अभी हम नहीं बता सकते ना। जननायक तो लोहिया जी हैं, कर्पूरी जी हैं,
लालू जी हैं, बड़े बड़े लीडर लोग जननायक हैं। तेजस्वी जी जननायक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी जी अपने बलबूते नहीं हैं, वो हमारे पिता के बलबूते हैं। जब वो अपने बलबूते आएंगे तो सबसे पहले जननायक हम ही बोलेंगे। ऐसे ही नायक मुख्यमंत्री पोस्टर से कोई बन जाए तो फिर मैंडेट की जरूरत क्या है? जनादेश की चुनौती उनके सामने है, हासिल करके दिखाएं। मुकाबले में तेजस्वी यादव बहुत पीछे हैं, इसलिए कि सामने एक विराट व्यक्तित्व तो नीतीश कुमार जी का है। बिहार चुनाव में एक और लड़ाई शुरू हो गई। कल मैंने आपको बताया था कैसे डिप्टी सीएम पर लड़ाई हो रही थी सीएम फेस के बाद। आज वो लड़ाई और आगे बढ़ गई। तेजस्वी यादव सीएम कैंडिडेट, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम कैंडिडेट। आज बड़ा हमला कौन कर रहा है? बड़ा हमला कर रहे हैं चिराग पासवान। अगली तस्वीर देखिए जरा। चिराग पासवान ने अटैक किया, ये देख रहे हैं, ट्वीट किया बाकायदा। चिराग ने लिखा कि उनके पिता ने लालू को कहा था कि मुसलमान सीएम बना दो, तब लालू इसके लिए तैयार नहीं थे। महागठबंधन के सीएम चेहरे के ऐलान के बाद अब घमासान मचा हुआ है। दरअसल पहले मुस्लिम डिप्टी सीएम को लेकर बयानबाजी हुई। ओवैसी से लेकर एनडीए ने महागठबंधन को घेरा कि 12% वाला मुख्यमंत्री बन गया, 2% वाला डिप्टी सीएम बन गया और 17-18% वाले को डिप्टी सीएम न सीएम। चिराग ने अब सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लालू को घेरा। 2005 में रामविलास पासवान ने मुस्लिम सीएम को लेकर अपनी पार्टी तक कुर्बान कर दी थी, तब भी आपने उनका साथ नहीं दिया। आरजेडी 2005 में मुस्लिम मुख्यमंत्री के लिए तैयार नहीं थी। चिराग ने कहा 2005 में भी न मुस्लिम सीएम न डिप्टी सीएम देने को तैयार। अगर आप बंधुआ वोट बैंक बनकर रहेंगे तो सम्मान और भागीदारी कैसे मिलेगी? चिराग ने सीधे तौर पर लालू को जिम्मेदार ठहराया। तब रामविलास के 29 विधायक चुनकर आए थे। रामविलास पासवान ने मुस्लिम सीएम का दांव खेला था, तब रामविलास पासवान की पार्टी के 12 विधायकों ने बगावत कर दी और इसके बाद राज्य में दोबारा चुनाव कराना पड़ा था। दोबारा हुए चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। आइए आपको सुनवाता हूं, इस पर भी सियासी घमासान हो रहा है। क्या कह रहे हैं सियासतदान? मुसलमानों की बात करेंगे, बट जब रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी तो रिप्रेजेंटेशन देंगे नहीं। उनको डरा के धमका के अपने साथ वोट बैंक रखना चाहेंगे। सहनी साहब को ही देख लीजिए, अपना समझौता हो गया, खुद डिप्टी सीएम बनने की घोषणा हो गई तो भूल गए। सीटें मिले नहीं मिले, अपने समाज के बाकी लोगों को लड़ा पाए नहीं लड़ा पाए, ये सिर्फ अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई महागठबंधन के घटक दल लड़ रहे हैं। पिछड़ा का बेटा उप मुख्यमंत्री की घोषणा हुई तो बीजेपी को पसंद नहीं आ रहा है। अब अति पिछड़ों से ये चिढ़ने लगे, नाराज होने लगे। हम लोगों की क्या घोषणा है कि मुकेश सहनी जी के अलावा भी और भी डिप्टी सीएम होंगे। जो लोगों की बातें आ रही हैं उन सब की चिंताओं को दूर हम लोग करेंगे। समय आने दीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। ओबीसी हमारे सीएम हो जाएंगे और एक अत्यंत पिछड़ी जाति और दूसरा माइनॉरिटीज और दलित, तो इस पर कहाँ कोई बहस क्या गुंजाइश है? पहले भी हमारे नेता ने भोला पासवान शास्त्री जी को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया है। पहले भी यहाँ पर अब्दुल गफूर को मुख्यमंत्री बनाया है। महाराष्ट्र में माइनॉरिटीज को मुख्यमंत्री कौन बनाया? यहाँ अब्दुल गफूर साहब को कौन बनाया? और आपको क्या लगता है कि हमारी पार्टी बगैर दलित और माइनॉरिटीज और बिना ईबीसी के एक निर्णय लेती है क्या? जब पिछड़ा और अति पिछड़ा की बात करते हैं तो यही लालू प्रसाद जी थे। जीतन मांझी को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए राज्यपाल के यहाँ और राष्ट्रपति के यहाँ 35 विधायक लेके गए थे। तो जीतन मांझी अब देखिए तेजस्वी यादव दंगल में है, लेकिन बड़ा भाई जो पहले खुद को कृष्ण और इनको अर्जुन कहता था वो अब क्या कह रहा है? लालू के दोनों लाल बिहार चुनाव में आमने सामने। तेज प्रताप महुआ सीट से चुनाव मैदान में है, जहां उनका मुकाबला आरजेडी के विधायक से। तेजस्वी ने तेज प्रताप पर सीधा हमला नहीं किया अब तक, लेकिन तेज प्रताप अपने बयानों से सुर्खियों में है। आरजेडी में वापस लौटने से बेहतर उन्होंने कहा है मैं मौत पसंद करूंगा, सत्ता का भूखा नहीं हूं, आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, अब तेजस्वी पर कहा है कि वो जननायक नहीं है। तेजस्वी पिता के बूते हैं, वो जननायक नहीं। अब तेजस्वी अपने दम पर आएंगे तब देखेंगे। तेज प्रताप 2020 में हसनपुर सीट से विधायक बने थे। पहली बार 2015 में महुआ सीट से विधायक बने थे। पार्टी और परिवार से निष्कासित होने के बाद अलग पार्टी बनाई,
जनशक्ति जनता दल के नाम से तेज प्रताप ने अपनी पार्टी बनाई है। सुनिए जरा, आज तेज प्रताप ने छोटे भाई तेजस्वी पर क्या कहा। नहीं, हम मरना कबूल करेंगे लेकिन उस पार्टी में दोबारा नहीं जाएंगे। हमारी अपनी पार्टी है जनशक्ति जनता दल, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। कभी नहीं ना, हम पोस्ट और लोभ लालच कुर्सी के बैठने के हम लालची आदमी नहीं हैं। हमारे अंदर कोई लालच नहीं है। जिसको अपना लालचीपन दिखाना हो वो मुख्यमंत्री बने, जिसको अपना लालचीपन दिखाना हो वो मंत्री बने। तो ये हम लोभी और लालची व्यक्ति नहीं है। तेज प्रताप कह रहे हैं वो लोभी और लालची व्यक्ति नहीं है। बिहार में चुनाव है और चुनाव का सीधा ताल्लुक छठ से भी है। आज नहाए खाए से शुरुआत हुई छठ महापर्व की शुरुआत। आइए आपको सुनवाऊं, योगी आदित्यनाथ ने छठ पर अपने अंदाज में ही बधाई दी। रउआ सब पर छठी मैया की कृपा बनल रहे। परिवार खातिर कठिन व्रत रखे वाली माता आ बहन लोगन के हमारी तरफ से विशेष मंगल कामना। छठ महापर्व प्रकृति, श्रद्धा और अनुशासन का एक अनुपम संगम है। सूर्योपासना के माध्यम से यह हमें जीवन में प्रकाश, ऊर्जा और संतुलन का संदेश देता है। दूसरी तरफ कुछ सियासतदान सवाल उठा रहे थे क्योंकि ट्रेनों की जो तस्वीरें आ रही थी वो खचाखच भरी थी। इस तरह के वीडियो शेयर कर रहे थे कि जो छठ के लिए जा रहे हैं वो किस जद्दोजहद से जा रहे हैं। अगली तस्वीर देखिए, राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया और ट्वीट करके सवाल पूछे हैं कि ट्रेनों का हाल क्या है। अगली तस्वीर देखिए, लालू यादव ने भी ट्वीट किया और बताया, ये वीडियो लालू ने शेयर किया और कहा कि देखिए किस तरह से लोग जा रहे हैं ट्रेन में। देखिए क्या कह रहे हैं सियासतदान छठ पर। राहुल कह रहे हैं बिहार में त्योहारों का मतलब सिर्फ आस्था नहीं है बल्कि घर लौटना भी है, लेकिन अब घर लौटना संघर्ष बन चुका है। बिहार जाने वाली ट्रेनें ठसाठस भरी हैं, ट्रेनों में टिकट मिलना भी मुश्किल है। लालू ने भी ट्रेनों में भीड़ को लेकर घेरा है। बिहार में ज्यादा ट्रेनें चलाने का दावा था लेकिन हालत देखकर यह सब झूठ निकला है। सुनिए जरा, जो लोग जा रहे हैं ट्रेन से वो क्या कह रहे हैं। यही कि जो भी है बढ़िया है, बस थोड़ी भीड़ और कंट्रोल होनी चाहिए थी। जो चेकिंग है वो चेकिंग है अच्छे से, जो कंफर्म है सिर्फ उन्हीं को जो कंफर्म सीट अलॉट होनी चाहिए। पहले तो मैं कोशिश करी लेकिन ऐसा तो नहीं मिला, बहुत भीड़ था ना इसके लिए। भीड़ ज्यादा है, हाँ भीड़ ज्यादा है इसके लिए। तो अभी देखती हूँ मिलेगा तो सही है। एक्स्ट्रा रुपया देना पड़ता है एजेंट को तभी मिलता है टिकट। यानी एक्स्ट्रा पैसा मांगते हैं, एक्स्ट्रा पैसा मिलने के बाद भी टिकट की गारंटी नहीं मिल रहा। 6,000 रुपया लेने के बाद भी टिकट हमको नहीं मिला। टिकट मिल गया है ऑनलाइन से, 450 रुपया लिया दरभंगा जाने के लिए। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कल आपको महाराष्ट्र से खबर दिखाई थी, एक डॉक्टर ने हाथ पर सुसाइड नोट लिखा और उलझ गया है डॉक्टर सुसाइड केस। हुआ क्या इसमें, ये डॉक्टर ने सुसाइड किया और पीएसआई दरोगा पर आरोप लगाया कि उसने रेप किया उसके साथ। डॉक्टर ने जान दे दी। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं। दूसरी तस्वीर, ये वो शख्स है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर भी आरोप लगाए थे डॉक्टर ने रेप के। इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं। ये वो सुसाइड नोट आप देख रहे हैं जो हाथ पर सुसाइड लिखा और ये बताया कि कौन कौन इसमें आरोपी। अगली तस्वीर देखिए जरा। आज डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट किया है। केईएम के डॉक्टर्स काली पट्टी बांधकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब देखिए जिसे गिरफ्तार किया गया है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं क्योंकि दरोगा अभी फरार है और इस शख्स की गिरफ्तारी हो चुकी है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताया जा रहा है इस मामले में। लेकिन यह गुत्थी और ज्यादा उलझ गई है। कैसे? क्योंकि इसमें अब लव एंगल भी सामने आ गया है। सुसाइड करने वाली डॉक्टर के केस में पुलिस ने पहली गिरफ्तारी की है। पुलिस ने डॉक्टर के मकान मालिक के बेटे प्रशांत को गिरफ्तार किया। प्रशांत बाकर की गिरफ्तारी पुणे के एक फार्म हाउस से हुई है। दूसरा आरोपी यानी दरोगा गणेश बदने अभी तक फरार है। प्रशांत बाकर पर रेप और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज हुआ है। प्रशांत का नाम डॉक्टर की हथेली पर लिखे सुसाइड नोट में लिखा हुआ था। प्रशांत बाकर पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मुंबई में रहता है।
दूसरी ओर प्रशांत के घर वाले पूरे मामले को लव एंगल मान रहे हैं। घर वालों का दावा यह है कि डॉक्टर ने प्रशांत को प्रपोज किया था। प्रशांत की बहन की माने तो डॉक्टर उसके भाई से शादी करना चाहती थी, लेकिन प्रशांत शादी के लिए तैयार नहीं था, इसलिए अनबन चल रही थी। सुनिए जरा क्या कुछ कह रही है प्रशांत की बहन, जो इस पूरे मामले को लव एंगल बता रही है। अगर महिला डॉक्टर की शिकायत पर उस समय कार्रवाई की गई होती या उसने खुद ही किसी को अपने ऊपर अत्याचार के बारे में बता दिया होता तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी। एक महिला पुलिस अफसर के तौर पर मैं इस मामले से काफी दुखी हूँ। डॉक्टर ने उनको प्रपोज किया था ऐसा? आता जस्ट 10-15 दिन की बात है। उसके बाद उनका कांटेक्ट नहीं था, लेकिन वो बोला ना नहीं, तो उसके बाद कांटेक्ट कुछ नहीं था। फोटो ऐसा निकला वैसा निकला, रूडली बात करने लगे वो डॉक्टर। तो बस वो मेरा भाई इतना ही बोला कि प्लीज मैम ऐसे बात मत करो, ऐसे नहीं, इतना ही, बाकी कुछ नहीं है मतलब। अब देखिए जरा एक और लेटर सामने आया है। वो लेटर भी डॉक्टर ने लिखा था। ये वो नोट है जो डॉक्टर ने लिखा था। इस नोट पर क्या लिखा है ये आपको मैं बताऊं। इस बीच डॉक्टर के 4 पेज की चिट्ठी सामने आ गई है। वो चिट्ठी जिला हॉस्पिटल की जांच कमेटी को लिखी गई थी। इस चिट्ठी में एक सांसद और उसके 2 पीए का जिक्र किया गया। चिट्ठी में लिखा है कि सांसद के पीए अस्पताल आए थे और किसी आरोपी का फर्जी फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना चाहते थे। डॉक्टर ने मना किया तो पीए ने सांसद से फोन पर बात कराई थी। सुनिए जरा, अब महाराष्ट्र में इस पर सियासत भी हो रही है। क्या कह रहे हैं सियासतदान। एक जमाना में महाराष्ट्र सबसे सुरक्षित राज्य रहा महिलाओं के लिए, मुंबई के लिए। कल अगर ये घटना पश्चिम बंगाल में होती, अगर ये घटना केरल में होती, अगर ये घटना कर्नाटक में होती, अगर ये घटना हिमाचल प्रदेश में होती, तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में इस प्रकार से हंगामा करती कि इतना बड़ा संकट महिलाओं पर आ गया है। ये हमारे लिए एक बड़ी दुख भरी बात है। इसलिए सरकार ने तुरंत कल ही जो संबंधित पुलिस अधिकारी है उनको सस्पेंड भी किया है, अरेस्ट करने का काम भी चालू हो गया है। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मुझे आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और नया जंग का मैदान खुल रहा है। वेनेजुएला पर ट्रंप हमला करने वाले, जो ट्रंप पूरी दुनिया में शांति करवाने की बात करते हैं, अब वो खुद जंग में कूदने वाले हैं और वो भी वेनेजुएला पर अटैक करने वाले हैं। देखिए जरा अमेरिका तैयारी क्या कर रहा है। अमेरिका ने सबसे पहले वेनेजुएला की एक बोट पर अटैक किया और पिछले कुछ दिनों में इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं। वेनेजुएला की जाती हुई समंदर में बोट पर ट्रंप हमला कर देते हैं, यह दावा करते हुए कि ये ड्रग्स है और ये ड्रग्स उनके देश जा रही है। और उसके बाद देखिए ट्रंप ने अपना सबसे बड़ा युद्धपोत रवाना कर दिया है, जंगी बेड़ा रवाना किया वेनेजुएला से दो हाथ करने के लिए। दूसरी तरफ तैयारी वेनेजुएला ने भी कर ली है। देख रहे हैं वेनेजुएला लगातार वॉर रिहर्सल कर रहा है। इजराइल के बाद अब दुनिया में एक और जंग का मोर्चा खुलने जा रहा है। इसकी शुरुआत खुद को शांति दूत कहने वाले राष्ट्रपति ट्रंप करने जा रहे हैं। ट्रंप ने हजारों सैनिकों और अमेरिका के सबसे बड़े जंगी बेड़े को समंदर में उतार दिया है। ये जंगी बेड़ा कभी भी समंदर से वेनेजुएला पर हमले की शुरुआत कर सकता है। अगर ये हमला हुआ तो दुनिया में एक और युद्ध की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि वेनेजुएला ने भी अमेरिकी हमले का पूरी ताकत से जवाब देने की तैयारी कर ली है। अब आइए आपको बताऊं कि अमेरिका दावा करता है कि वेनेजुएला से ड्रग्स जा रहा है। ये आप देख रहे हैं वेनेजुएला और ये अमेरिका, दोनों देशों की दूरी 5000 किलोमीटर का डिस्टेंस है अमेरिका और वेनेजुएला के बीच। आपको बताऊं कि आखिर जो स्थिति बनी हुई है, इस हालात में क्या बड़ी जंग और युद्ध होगा। ड्रग्स को लेकर अमेरिका वेनेजुएला के खिलाफ अभियान चला रहा है। अमेरिकी सेना समंदर में वेनेजुएला की ड्रग्स नाव पर अटैक कर रही है।
पिछले महीने से अब तक अमेरिका ने 10 अटैक किए, 43 मौतें हुई। अब अमेरिका ने वेनेजुएला पर सबसे बड़े हमले की तैयारी कर ली और इसके लिए कैरेबियाई क्षेत्र में सबसे बड़े जंगी बेड़े को उतार दिया। अमेरिका के सबसे घातक जंगी बेड़े का नाम यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड है। इसकी लंबाई 333 मीटर होती है, जिस पर 4500 जवान तैनात होते हैं और इसके साथ ही जहाज पर करीब 70 लड़ाकू विमान भी मौजूद रहते हैं। इसमें एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ ही कई एयर डिफेंस भी शामिल होते हैं। अटैक सबमरीन समेत कई और सप्लाई जहाज इस बेड़े का हिस्सा होते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी से चलने की वजह से कई महीनों तक यह समंदर में रह सकता है। दावा यह भी है कि ट्रंप ने अमेरिकी CIA को सीक्रेट ऑपरेशन के आदेश दे दिए। दूसरी तरफ वेनेजुएला ने भी अमेरिका के साथ युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिकी खतरे से निपटने के लिए 5000 रूसी इग्लास मिसाइल तैनात की। यह मिसाइल हवा में कम दूरी के हमलों को रोकने में सक्षम है और इसके अलावा वेनेजुएला की पूरी सेना को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका के सामने किसी कीमत पर नहीं झुकने वाले हैं। अब देखिए इस बीच क्या हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप चले गए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इनाम क्या रखा है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्राध्यक्ष पर इनाम रखा है और यह 420 करोड़ का इनाम है। यह निकोलस की तस्वीर आप देख रहे हैं, वेनेजुएला के राष्ट्राध्यक्ष जिन पर ट्रंप ने 420 करोड़ का इनाम जारी कर दिया है। अब देखिए जरा, वेनेजुएला को ड्रग्स का नाम लेकर ट्रंप हमला कर रहे हैं, लेकिन वेनेजुएला का ड्रग्स से कनेक्शन क्या है? वेनेजुएला का ड्रग्स के साथ सीधा कोई कनेक्शन नहीं है। यहां ड्रग्स पैदा नहीं होती है, लेकिन वेनेजुएला सप्लाई मशीन है। सबसे बड़े ड्रग्स उत्पादक कोलंबिया की कोकीन वेनेजुएला से ही सप्लाई होती है। यहां से कोकीन उत्तरी अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी अफ्रीका भेजी जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला 250 मीट्रिक टन कोकीन सप्लाई करता है। 2024 में वेनेजुएला से होकर गुजरी ड्रग्स की कीमत थी 72,000 करोड़ रुपए, जबकि यह दुनिया में सप्लाई होने वाले कोकीन की करीब 24% मात्रा थी। वेनेजुएला की सीमा कोलंबिया के साथ करीब 2000 किलोमीटर की। इसी सीमा का फायदा उठाकर तस्कर ड्रग्स कोलंबिया से लाते हैं और इसे नावों के जरिए ड्रग्स कैरेबियाई सागर के पार पहुंचाया जाता है। ड्रग्स की तस्करी में वेनेजुएला में भ्रष्टाचार और कमजोर न्याय प्रणाली मददगार है। 2005 में वेनेजुएला ने अमेरिका की एक एजेंसी को बाहर कर दिया था देश से। अमेरिका की यह संस्था वेनेजुएला में ड्रग्स को लेकर निगरानी करती थी। वेनेजुएला के इस कदम से हुआ क्या? ड्रग्स तस्करों का काम और ज्यादा आसान हो गया। कई रिपोर्ट के मुताबिक बड़े सैन्य अफसर और वेनेजुएला के नेता भी इसमें शामिल हैं और अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति पर ड्रग्स तस्करी के आरोप में इनाम घोषित कर दिया है। अब इसी आरोप के तहत अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमले की तैयारी कर ली है। तो बड़ी जंग के आसार लग रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए, ट्रंप अमेरिका में नहीं है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, ट्रंप एशियाई दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं। आइए आपको बताऊं कि आखिर वेनेजुएला और अमेरिका में ताकत में कौन किसके बीच कहां खड़ा होता है। ये देखिए, अमेरिका का पहला स्थान है सैन्य ताकत में और वेनेजुएला 50वें नंबर पर है। सैनिक 13 लाख अमेरिका के पास है, वेनेजुएला के पास 1 लाख। अमेरिका के पास 13,000 फाइटर है, वेनेजुएला के पास सिर्फ 229। टैंक 5,000 अमेरिका के पास है, वेनेजुएला के पास 92 है। अमेरिका के पास 4 लाख टैंक है, वेनेजुएला के पास 9,440 अमेरिका के पास युद्धपोत है, वेनेजुएला के पास 34 युद्धपोत हैं। तो अगर जंग हुई तो अमेरिका के आगे वेनेजुएला कहीं नहीं ठहरेगा। अब बारी लाइफ का फंडा की। आज एक बड़ी शख्सियत की बात, जवानी और बुढ़ापा उम्र से नहीं आपकी सोच से तय होता है। आप उतने ही बूढ़े होंगे जितना आप खुद को समझते हैं, लेकिन दिल और दिमाग को फिट रखकर आप हमेशा युवा रह सकते हैं। महान बॉक्सर मोहम्मद अली ने कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने 12 साल की उम्र में ही बॉक्सिंग शुरू कर दी थी। जब किसी ने उनकी नई साइकिल चोरी कर ली, तब मोहम्मद अली ने पुलिस के सामने आरोपी को कहा कि मैं घूसा मारना चाहता हूं। घूसे मारने की कसम खाई। चोर को पंच मारने वाला जल्द ही बॉक्सिंग का चैंपियन बन गया। मोहम्मद अली घंटों प्रैक्टिस करते और कहते मैं सबसे बड़ा चैंपियन बनूंगा। उनका समर्पण और खुद पर भरोसा रिंग में दिखता था। अपने पूरे करियर में वो 56 बार जीते और सिर्फ 5 बार हारे। मोहम्मद अली को जीत और रिकॉर्ड के बीच काफी उतार चढ़ाव भी देखने पड़े।
अश्वेत होने की वजह से उन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ा। एक बार एक रेस्टोरेंट में गए, अश्वेत होने की वजह से उन्हें खाना नहीं दिया गया तो मोहम्मद अली ने अपना ओलंपिक मेडल तक नदी में बहा दिया। 1967 में उन्होंने वियतनाम युद्ध में अमेरिकी सेना में शामिल होने से मना कर दिया। तब अमेरिकी सरकार ने उनके मुक्केबाजी के खिताब तक छीन लिए, लेकिन मोहम्मद अली ने हार नहीं मानी। कुछ दिनों बाद वो फिर से रिंग में लौटे और 2 बार विश्व चैंपियनशिप जीती। खेल इतिहास के सबसे बड़े मुक्केबाज ने अपने संघर्ष और सिद्धांत से अहम सीख दी, अपनी जिंदगी का हर दिन ऐसे जियो जैसे वो आखिरी हो। मतलब कोशिश, मेहनत और जोश में कभी कमी नहीं रहनी चाहिए। तो जहां से जो अच्छा मिले उसे हासिल कीजिए। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।